Assalamualaikum viewers. Today we are going to start the nation opinion, namely foreign policy. इसमें पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी के हवाले से जो है वो आपको बताया जाएगा बेसिकली। ठीक है, इसमें अगर हम थीम की बात करें तो इसमें हमें एवोल्यूशन नज़र आएगी पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी की, कि पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी किस तरह की होनी चाहिए, किस तरह से हम उसको मजबूत कर सकते हैं, उसके रिलेशन जो है वो नेबरिंग कंट्री के साथ किस तरह से रहे हैं, हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में भी देखेंगे। और मज़ीद आगे चल के कि अभी करंट सिचुएशन अगर हम देखें तो नेबरिंग कंट्रीज़ के साथ पाकिस्तान के रिलेशन किस तरह से इस वक्त उनका सामना करना पड़ रहा है पाकिस्तान को। ठीक है, और साथ ही साथ कौन से चैलेंजेस हैं जिसका सामना पाकिस्तान कर रहा है, और एफर्ट्स किस तरह की करनी चाहिए ताकि जो है ये डिप्लोमेटिक टाइज को मेंटेन कर सके पाकिस्तान, और रिजॉल्व करवा सके बॉर्डर इश्यूज को। जैसे कि अगर पाकिस्तान के ईस्टर्न बॉर्डर की बात की जाए तो इस तरफ इंडिया मौजूद है। ठीक है, वेस्टर्न साइड पर अगर आप बात करें तो अफगानिस्तान है, और साउथ वेस्टर्न साइड पर अगर हम बात करें तो ईरान के साथ इसका बॉर्डर लगता है। तो यहाँ पर हमें मुख्तलिफ चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है इस वक्त। ठीक है, और इम्पैक्ट अगर देखें रिफ्यूजीज के, जो अफगान रिफ्यूजीज हैं, ठीक है, उसकी वजह से भी पाकिस्तान के ऊपर काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट जो है वो मुरतब होते हैं। ठीक है, तो पाकिस्तान को इस वक्त जो है वो सेंसिबल पॉलिटिकल रोल की ज़रूरत है, लीडरशिप की ज़रूरत है, एक वीएन की ज़रूरत है जो कि पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी को शेप करे। क्योंकि फॉरेन पॉलिसी ही एक ऐसी चीज़ होती है जिसके ऊपर जो है वो मुल्क की आप कह सकते हैं कि बुनियादें उस्तवार होती हैं, उसी के ऊपर आपका फ्यूचर टिका हुआ होता है। ठीक है, तो फॉरेन पॉलिसी में पाकिस्तान को एक इफेक्टिव डिप्लोमेसी कॉपरेशन की ज़रूरत है, जिसके ज़रिए से फॉरेन पॉलिसी को बेहतरीन तरीके से बनाया जा सके, जिसमें पब्लिक रिप्रेजेंटेशन भी हो, और प्रॉपर जो है वो कॉन्सेंसस ओरिएंटेड पॉलिसी हो। ठीक है, और प्रॉपर तरीके से ये फॉरेन पॉलिसी बनी हुई होनी चाहिए, जिसकी वजह से जो है वो फ़ायदे जो है पाकिस्तान को पहुँचे, फॉरेन रिलेशन पाकिस्तान के मजबूत हो सकें। ठीक है जी, यही सब हम इसमें देखेंगे, और इसको स्टार्ट करने से पहले इसमें मौजूद कुछ डिफिकल्ट टर्म्स हैं, पहले हम उसको अंडरस्टैंड करते हैं। तो हमारे पास जो सबसे पहली टर्म है वो है फॉरेन पॉलिसी। फॉरेन पॉलिसी क्या होती है? एक स्ट्रैटेजी होती है, अप्रोच होती है, जिसमें कंट्री जो है वो दूसरी नेबरिंग कंट्रीज के साथ या फर्दर जितने भी बैरूनी कंट्रीज हैं उनके साथ जो है वो ताल्लुकात उस्तवार करता है। उसके बाद मेंटेनिंग रिलेशंस आ जाते हैं। मेंटेनिंग रिलेशन से मुराद कनेक्शन किस तरह रखनी है, इंट्रैक्शन कैसे रखना है दूसरी कंट्रीज के साथ। नेशनल इंटरेस्ट होते हैं। नेशनल इंटरेस्ट जो होते हैं, कुछ गोल्स होते हैं, कुछ ऑब्जेक्टिव होते हैं नेशनल लेवल पर, कि हमें उनको किस तरह से सेफ गार्ड करना है, किस तरह से वेलबींग के लिए काम करना है कंट्री की, और हमें उन ऑब्जेक्टिव्स को किस तरह से अचीव करना है। फिर डिस्क्वाइट आ जाता है। डिस्क्वाइट अनइजीनेस को कहते हैं, बेचैनी का होना, डिस्टरबेंस होना। ठीक है, उसके बाद नॉइंग इशू है। नॉइंग इशू से मुराद ये होता है मुस्तकिल किस्म की एक प्रॉब्लम जो है वो चल रही हो, ठीक है, डिस्कम्फर्ट हो। उसके बाद पॉलिसी मेकर्स हैं। पॉलिसी मेकर्स वही जो रिस्पॉन्सिबल हैं फॉर्मुलेट करने का, इम्प्लीमेंट करने के लिए, पॉलिसीज को बनाना और उनको इम्प्लीमेंट करवाना उनकी जिम्मेदारी होती है। उसके बाद एज आउट टेंशन से मुराद ये है कि टेंशन को एज करना, यानी कि एज आउट करना, लाइक कम करना। ठीक है, उसके बाद बेलिगरेंस आ जाता है। बेलिगरेंस एग्रेसिव को कहते हैं, जारहाना, जारियत को आप कह सकते हैं, हॉस्टाइल बिहेवियर को कह सकते हैं। एक्सक्यूडेड आता है। एक्सक्यूडेड मतलब कि किसी चीज़ का डिस्प्ले होना, एमिट होना, बाहर निकल जाना, इमोशन का निकलना। ठीक है, कॉर्डियलिटी आता है। कॉर्डियलिटी जो है वो बरादराना ताल्लुकात को कहा जाता है। उसके बाद ब्रदरहुड है। ब्रदरहुड भी क्लोज और सपोर्टिव रिलेशनशिप को कहते हैं। यूनिटी को कहते हैं, सॉलिडेरिटी को कहते हैं, इत्तेहाद को। ठीक है, स्किरमिचेज हैं। स्किरमिचेज झड़पें होती हैं, क्लैशेस होते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, तनाजात होते हैं। ठीक है, एक्रीमनी है। एक्रीमनी जो है वो बिटरनेस या फिर हॉस्टिलिटी को ही कहते हैं। उसके बाद एवेल्युएट होता है। एवेल्युएट से मुराद जो है वो छानबीन करना, जांच पड़ताल करना, एनालाइज करना चीज़ को। सिम्बोसिस आते हैं। इससे मुराद होती है कि म्यूचुअली बेनिफिशियल रिलेशनशिप का होना डिफरेंट ग्रुप्स या एंटिटीज के दरमियान में। प्रोप्राइटी आ जाती है। प्रोप्राइटी से मुराद होता है कि स्टैंडर्ड जो बिहेवियर हैं या मैनर्स हैं उनको स्टैब्लिश करना। ठीक है, उसके बाद रिजान डिटैट्रे आता है। इससे मुराद, ये एक फ्रेंच टर्म है, इससे मुराद होती है रीजन फॉर बीइंग। इससे मुराद ये ली जा रही है कि असेंशियल पर्पस, ठीक है, या फिर जस्टिफिकेशन देना, वजाहत देना किसी चीज़ के लिए। उसके बाद एग्रेशन आ जाता है। एग्रेशन भी वायलेंट बिहेवियर ही को कहते हैं हम। ठीक है, उसके बाद कॉपरेशन है कि इकट्ठे मिलकर काम करना। सेंक्टिटी है। सेंक्टिटी से मुराद मुकद्दस चीज़ का होना। ठीक है, उसके बाद कॉन्ट्रैक्टेड है। कॉन्ट्रैक्टेड से मुराद एक्शन लेना। ठीक है, अपोज करने के लिए कोई एक्शन लेना, या किसी चीज़ को न्यूट्रलाइज करने के लिए एक्शन लेना। सेफ हेवन से मुराद सिक्योर प्लेसेस का होना। ठीक है, उसके बाद सेटलमेंट है। सेटलमेंट से मुराद जो है वो एग्रीमेंट की बात की जा रही है यहाँ पर। सर्टिट्यूड है। सर्टिट्यूड से मुराद सर्टेनिटी होती है, ठीक है, यकीनी, जिसमें यकीन होता है, अश्योरेंस होती है। फिर फ्लैगिंग अप है। इससे मुराद ये है कि जो अटेंशन है उसको मुतवज्जो करवाना, डाइवर्ट करना, हाईलाइट करना किसी चीज़ का। ठीक है, उसके
बाद एक्सपोर्टरेशन आ जाती है, इससे मुराद यहाँ पर है एक्ट ऑफ एक्सपेलिंग, इससे मुराद है यानी कि अफगान रिफ्यूजीज को जो है वो एक्सपेल कर देना। उसके बाद जो है वो विल्टिंग आता है, इससे मुराद वीक होते जाना, आहिस्ता आहिस्ता कमजोरी की तरफ चलते जाना। उसके बाद पोस्ट एक्सपेट्रिएशन है, एक्सपेट्रिएशन वतन वापसी को कहते हैं, यानी वतन वापसी के बाद का जो सिनेरियो है उसकी बात की जा रही है यहाँ पर। उसके बाद ऑफ बीट है, ऑफ बीट से मुराद अनयूजुअल या अनकन्वेंशनल यानी कि गैर रवायती चीज। ठीक है, उसके बाद रीलोकेशन आ जाती है, रीलोकेशन होती है एक्ट ऑफ मूविंग, ठीक है, मूव करने का जो एक्ट होता है उसको कह रहे हैं। फिर परपोर्टेड आता है, इससे मुराद कोई क्लेम करना किसी चीज पर, इलेक्ट करना। टू ब्रिंग टू हील से मुराद है कि अंडर कंट्रोल ले लेना किसी चीज को। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास फॉल्स ऑन स्टोनी ग्राउंड, इससे मुराद है कि एक्सेप्टेंस गेन करने में फेल हो जाना या अप्रूवल गेन करने में फेल हो जाना। अनवर्दी ऑफ आता है, जो डिजर्व नहीं करता या फिर सूटेबल नहीं है। डिप्लोमेसी से मुराद ये कि नेगोशिएशन इंटरनेशनल लेवल पर मुज़ाकरात। ठीक है, असेंशन टू पावर से मुराद ये है कि कंट्रोल या अथॉरिटी वाली पोजीशन पर चले जाना। ठीक है, उसके बाद चेकर्ड पॉलिटिकल हिस्ट्री है, चेकर्ड पॉलिटिकल हिस्ट्री से मुराद यानी मुतनव्वु अप्स एंड डाउन्स देखना पॉलिटिकल पास्ट में। ठीक है, उसके बाद रिप्रेजेंटेशन है, रिप्रेजेंटेशन नुमाइंदगी को कहते हैं। मैनिफेस्टो आ जाता है, जो पॉलिटिकल एजेंडाज होते हैं उसको कहते हैं। सेंसिबल है, सेंसिबल से मुराद प्रैक्टिकल या फिर रीजनेबल को कहते हैं। उसके बाद सेक्लेरॉइसेस आ जाते हैं। ठीक है, इससे मुराद होती है स्टेगनेशन का होना, यानी कि एक स्टबन बिहेवियर होना, जिद्दीपन होना, जिनमें फ्लेक्सिबिलिटी ना हो, लचक ना हो। ठीक है, रिमोटनेस आ जाती है, रिमोटनेस से मुराद यहाँ पर इनएक्सेसिबल है, जिसकी तरफ एक्सेस नहीं है। ठीक है जी, ये तो हो गई इसकी कुछ डिफिकल्ट टर्म जो हमने अंडरस्टैंड कर ली हैं। अब हम इसका मेन क्रक्स देखते हैं कि पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी क्यों कर इम्पोर्टेंट है, किस तरीके से पाकिस्तान को अपने बॉर्डर इश्यूज जो हैं उनको बेसिकली किस तरीके से टैकल करना होगा, क्या इश्यूज हैं वो, और कौन सी एफर्ट्स हमें लगानी होंगी इन टेंशन्स को जो है वो कम करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए, और कॉर्डियल रिलेशन किस तरह से होने चाहिए। फिर हम एवेल्युएशन देखेंगे कि फॉरेन पॉलिसी पाकिस्तान की किस तरह से एवेल्युएट किस तरह करना चाहिए, और फर्दर अभी जो करंट चैलेंजेस चल रहे हैं, खसूसी तौर पर इंडिया के साथ, अफगानिस्तान के साथ, ईरान के साथ, पाकिस्तान के जो करंट चैलेंजेस हैं उनसे कैसे निपटा जा सकता है, और पाकिस्तान को अपनी फॉरेन पॉलिसी किन बुनियादों पर उस्तवार करनी चाहिए। ठीक है, यही सब हम इसमें देखेंगे। हम स्टार्ट करते हैं जो इसका मेन पॉइंट है, फर्स्ट वन। तो यहाँ पर सबसे पहले जो डेफिनेशन बताई जाएगी आपको, फॉरेन पॉलिसी होती क्या है, आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए फॉरेन पॉलिसी क्या होती है। तो फॉरेन पॉलिसी बेसिकली रिलेशनशिप होता है जो मेंटेन करते हैं दूसरे कंट्रीज के साथ। ठीक है, और बेसिकली एक इसमें जो है नेशनल इंटरेस्ट होते हैं, कुछ नेशनल इंटरेस्ट, कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं हमारे। यानी इन बेसिकली इसमें आप देख सकते हैं कि इक़्तिदार होता है, सोवेनिटी है, ऑटोनॉमी है, खुद मुख्तारी है आपकी। ठीक है, उसको आप कभी भी कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते। ठीक है, ये कुछ बुनियादें होती हैं जिस पर आप अपनी फॉरेन पॉलिसी को तश्कील देते हैं। ठीक है, और इसी फॉरेन पॉलिसी में आप फॉरेन के कंट्रीज जो यानी कि बैरूनी जो ममालिक होते हैं आपके, उनके साथ आप ताल्लुकात रखते हैं, उसी को हम फॉरेन पॉलिसी कहते हैं। उसके बाद जो इश्यूज हैं पाकिस्तान के ईस्टर्न बॉर्डर पर, वो यही हैं कि डिस्क्वाइट रहे हैं। डिस्क्वाइट से मुराद यानी बेचैनी की सूरत हाल है पाकिस्तान के ईस्टर्न बॉर्डर पर, आपको पता ही है, परसिस्टेंट है, मुस्तकिल मुसलसल चलती आ रही है। इंडिया के साथ हमारी जो तनाज़ात हैं वो आप देख सकते हैं वो 1947 से ही स्टार्ट है। ठीक है, तो ये भी पॉलिसी मेकर्स को इन चीज़ों को एड्रेस करना चाहिए। ये चीज़ें हैं, ये हम देख सकते हैं कि ईस्टर्न बॉर्डर के इश्यूज जो सदा से चलते आ रहे हैं, ठीक है, इंडिपेंडेंस से अगर हम देखें तो उस वक्त से लेकर अब तक ये चीज़ें जो हैं वो फॉरेन पॉलिसी पर बहुत असरअंदाज होती हैं। तो ईस्टर्न बॉर्डर की जितनी भी टेंशन है इसको देखते हुए पॉलिसी मेकर्स को इनसे एड्रेस करना चाहिए और पॉलिसी को तश्कील देना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर एफर्ट्स की बात की जा रही है कि ईज किस तरह की जा सकती हैं टेंशन। तो पाकिस्तान को इन टेंशन को रिड्यूस करने के लिए ना अपने ईस्टर्न बॉर्डर पर काफ़ी ज़्यादा एफर्ट्स करनी होंगी। ठीक है, अगर हम बात करें वॉर ऑन टेरर की, तो उससे पहले अगर हम बात करें वेस्टर्न बॉर्डर्स की, तो पाकिस्तान ने ये वेस्टर्न बॉर्डर पर तो हॉस्टिलिटी कभी भी एक्सपीरियंस नहीं की थी, क्योंकि वेस्टर्न बॉर्डर पर कौन आ जाता है पाकिस्तान के, ईरान साइड हम बात करते हैं अगर, तो ईरान वाली साइड पर पाकिस्तान के कॉर्डियल रिलेशंस रहे हैं, बरादराना ताल्लुकात रहे हैं। क्यों? क्योंकि इनके सिम्बोसिस थे। क्यों? इसलिए क्योंकि इनकी बेस एक जैसी थी, वहाँ वो भी मुस्लिम ममालिक था, मुल्क है, और पाकिस्तान भी मुस्लिम मुल्क है। ठीक है, तो इस हवाले से कॉर्डियल रिलेशनशिप काफ़ी बेहतर रहा है। लेकिन अगर रिसेंटली देखा जाए, उनकी स्ट्राइक्स देखी जाए, ईरान की अगर आप स्ट्राइक्स की बात करें, तो वेस्टर्न बॉर्डर से भी पाकिस्तान को काफ़ी हद तक हिट जो है वो मिला है। ठीक है, और पाकिस्तान ने ये एक्सपीरियंस जो है इस वक्त किया है। उसके बाद अगर हम कॉर्डियल रिलेशन की बात करें वेस्टर्न कंट्रीज की, तो वेस्टर्न कंट्रीज जिनमें पाकिस्तान की अगर हम बात करें हिस्टोरिकली डिमॉन्स्ट्रेट करता है
कॉर्डियलिटी नजर आई है, ब्रदरहुड की बात करते हैं यहाँ पर, वही बात रिपीट हो रही है। ठीक है, कि हम ईरान के साथ हमारे बहुत से अच्छे ताल्लुकात हमेशा से रहे हैं, लेकिन रीसेंट अगर स्क्रिमेजेस की बात की जाए, जो रीसेंट हमें जो झड़पें नजर आई हैं ईरान के साथ, और ये जो ताल्लुकात जो स्ट्रेंड होते हुए नजर आ रहे हैं हमें, ठीक है, ईरान के साथ भी, और अगर अफगानिस्तान की बात करें तो अफगानिस्तान के साथ भी ताल्लुकात खराब होते नजर आ रहे हैं, तो इसने पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी पर असरात मुरतब किए हैं। क्योंकि अफगानिस्तान में अब हम देखें तो रिपेट्रिएशन हुई है अफगान रिफ्यूजीज की, जब उनको वतन वापसी उनकी की है पाकिस्तान ने, तो उस लिहाज से भी यहाँ पर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात में कशीदगी देखने को मिली है। ठीक है, और ईरान की झड़पों की वजह से भी कशीदगी देखने को मिली है, तो पाकिस्तान को अपने ओवरऑल बॉर्डर की तरफ से जो है वो काफ़ी ज़्यादा एक खतरों की सूरत हाल पाकिस्तान को फेस करनी पड़ रही है। तो पाकिस्तान की अगर फॉरेन पॉलिसी की एवेल्यूएशन की जाए तो वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वेस्टर्न बाउंड्री पाकिस्तान देखे कि पाकिस्तान के ताल्लुकात मुस्लिम कंट्रीज़ के साथ इस वक्त किस तरह से हो गए हैं। ठीक है, और क्योंकि कॉमन रिलीजियस है, एथनिक ट्रेड्स हैं, ठीक है, मेंटेन करते रहे हैं ना सिम्बायोसिस को। ठीक है, इन दोनों की स्ट्रॉन्ग इत्तेहाद की वजह यही थी कि इनका रिलीजन जो है वो कॉमन था, मुस्लिम कंट्रीज थे, लेकिन इन चीज़ों की बुनियाद के बावजूद यहाँ पर जो है वो इस चीज़ को जो है हम देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा पाकिस्तान को चैलेंजेस का सामना है। तो पाकिस्तान को करना क्या चाहिए, वैल्यूएशन तभी हो सकती है कि ताकि पाकिस्तान इसको एवेल्युएट करे और इन रिलेशंस को स्ट्रॉन्ग करे। ठीक है, तो चैलेंजेस जो है वो ईरान और अफगानिस्तान के साथ पाकिस्तान को उनका सामना है। ठीक है, यहाँ पे वही चीज़ आपको रिपीटिशन के साथ बताई जा रही है कि यहाँ रेजर एज की तरफ ये चीज़ ले गए हैं, मिलिटेंसी है, लैक ऑफ कोऑपरेशन देखने को मिल रहा है ईरान की तरफ से, और पाकिस्तान और ईरान के ताल्लुकात में कशीदगी जो है वो बढ़ती जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पर सेटल डाउन करने की ज़रूरत है इश्यूज़ को। ठीक है, दोनों तरफ से इंटेग्रिटी हो ताकि पीसफुल रेजोल्यूशन हो सके। पीसफुल रेजोल्यूशन होगी तभी अमन ओ अमान की सूरत हाल कायम होगी। अदरवाइज पाकिस्तान की इकोनॉमी के ऊपर भी बर्डन पड़ गया है, क्योंकि पाकिस्तान की ईस्टर्न साइड पर तो पाकिस्तान को अपने बॉर्डर को सिक्योर करने के लिए इकोनॉमिकली अपनी मिलिट्री पर भी काफ़ी सरमाया इन्वेस्ट करना पड़ता था, और अब जो है वो वेस्टर्न साइड पर भी पाकिस्तान को काफ़ी ज़्यादा कशीदगी की सूरत हाल जो है वो बर्दाश्त करनी पड़ रही है। तो इसके लिए पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी ऐसी ही होनी चाहिए जिसमें इंटेग्रिटी हो, ताकि जो है एक पीसफुल तरीके से रेजोल्यूशन के ज़रिए से इन ताल्लुकात को बेहतर किया जा सके। अगर हम बात करें अफगान रिफ्यूजी इशू की, तो पाकिस्तान को वहाँ पर भी इकोनॉमिक चैलेंजेस का सामना है। अफगानिस्तान के जो रिफ्यूजीज हैं उनकी वजह से रिपेट्रिएशन की पाकिस्तान ने स्ट्रेटजी अडॉप्ट की है। फजलुर रहमान का विजिट भी हुआ काबुल की तरफ, लेकिन उस आप कह सकते हैं स्ट्रेटजी को या फिर उनके विजिट को जो है वो उसने क्या रिफ्लेक्ट किया, उसने लैक ऑफ इफेक्टिवनेस नजर आई हमें उसमें। ठीक है, क्योंकि डिप्लोमेटिक जो है वो उसमें प्रॉपर इफेक्टिवनेस नहीं थी। ठीक है, नेशनल पॉलिसी उस तरीके से मौजूद नहीं थी, और उनका जो विजिट है वो इस तरीके से कामयाब नहीं रहा है। ठीक है, जिसकी वजह क्या है कि रिपेट्रिएशन की है पाकिस्तान ने अफगान रिफ्यूजीज की, तो जिसकी वजह से पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात में कशीदगी आ गई है। अगर बात करें चाइना के साथ ताल्लुकात की, तो कुछ थ्रेट्स भी हैं, ग्लोबल चेंजेस भी आ रहे हैं, पाकिस्तान को ग्लोबल चैलेंजेस का सामना है। पाकिस्तान को बैलेंस करने की ज़रूरत है, वेस्ट को भी, ईस्ट को भी, जैसे कि यूएस है उसके ऊपर पाकिस्तान की इकोनॉमी काफ़ी ज़्यादा डिपेंड है, क्योंकि उसकी तरफ से बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन होती है आईएमएफ में, जिसके ऊपर हमारी पूरी की पूरी जो इकोनॉमी है वो डिपेंडेंट है। और लेकिन पाकिस्तान को बैलेंस करना पड़ता है। ठीक है, बैलेंस की अप्रोच अडॉप्ट करनी पड़ती है चाइना के हवाले से भी और यूएस के हवाले से भी। लेकिन चाइना की तरफ से अगर बात की जाए इन रिलेशंस के हवाले से, फॉरेन पॉलिसी के पॉइंट ऑफ व्यू से, या पाकिस्तान के जो इर्द गिर्द जो नेबरिंग कंट्रीज है उनके साथ जो कशीदगी इस वक्त चल रही है, तो चाइना की तरफ से जो हेल्प करने की एक्सपेक्टेशन थी ना, तो चाइना ने उस तरीके से जो एक्सपेक्टेशन थी उस पर पूरा नहीं उतरा है, और स्ट्रॉन्ग एक्सपेक्टेड जो उससे चीज़ें थी वो उस तरीके से उसने अपना किरदार अदा नहीं किया है। ठीक है, तो हम देख सकते हैं कि जो रिलेशनशिप है चाइना के साथ वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इकोनॉमिक चैलेंजेस का सामना है पाकिस्तान को, इवॉल्विंग जो ग्लोबल सिनेरियो है वो भी हमें नज़र आ रहा है। तो इसके लिए पाकिस्तान को बायलैटरल रिलेशनशिप कायम करना भी बेहद ज़रूरी है। इसके अलावा कि पाकिस्तान की जो डिपेंडेंस है इकोनॉमिकली वो आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक के ऊपर है। ठीक है, इसके अलावा फिर भी पाकिस्तान को कॉर्डियल रिलेशन रखने की ज़रूरत है, डिफरेंट रिलेशंस रखने की ज़रूरत है, बायलैटरल रिलेशंस, ताकि इकोनॉमिकली पाकिस्तान को इन चैलेंजेस का सामना जो है वो बेहतर तरीके से पाकिस्तान कर सके। ठीक है, अगर पॉलिटिकल पावर्स और फॉरेन रिलेशंस की बात की जाए, तो कंट्रीज जो हैं
वो यहाँ पर निगलेक्ट कर रहे हैं फॉरेन रिलेशंस को, ठीक है, जो पोटेंशियल प्रॉब्लम्स हैं जो पाकिस्तान फेस कर रहा है इस वक्त, ठीक है, बेहिस रवैया आप देख सकते हैं, इन डिफरेंट एटीट्यूड है, ठीक है, पॉलिटिकल पावर्स का। तो उनको चाहिए कि तमाम स्टेक होल्डर्स को एक कॉन्सेंसस ओरिएंटेड बेस्ड पॉलिसी होनी चाहिए जिस पर सबका इत्तेफाक राय हो, फॉरेन पॉलिसी आपकी बेहतरीन हो, उसको स्ट्रेंथन करें, तमाम आपकी जितनी भी गुड गवर्नेंस के इंडिकेटर हैं उनमें वो शामिल हों, और प्रॉपर तरीके से आप जो है वो अपनी फॉरेन पॉलिसी को तश्कील दें, ताकि ये जितने भी चैलेंजेस हैं इनसे आप जो है वो निमट सकें, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या है, लैक ऑफ पब्लिक रिप्रेजेंटेशन है फॉरेन रिलेशंस के अंदर, ठीक है। और अगर पॉलिटिकल हिस्ट्री के अंदर पाकिस्तान की देखें तो थ्रू आउट पॉलिटिकल हिस्ट्री पाकिस्तान में जो रही है वो पब्लिक रिप्रेजेंटेशन जो है वो इनएडुकेट ही रही है, ना काफ़ी रही है, इसलिए सेटलिंग नहीं हो सकी है फॉरेन रिलेशंस के अंदर, ठीक है। अब अपकमिंग इलेक्शंस भी हैं जिनमें मैनिफेस्टोज अगर देखे जाएं पॉलिटिकल पार्टीज के जो एजेंडाज हैं, उनमें जो एजुकेशन के हवाले से अगर हम बात करें, तो एजुकेशन के हवाले से भी हम देखने को मिलता है कि जितना सरमाया एजुकेशन पर लगाना चाहिए उतना सरमाया जो है वो उनके मैनिफेस्टोस के अंदर शामिल ही नहीं है, ठीक है, कि वो अपने एजेंडा के अंदर उनके शामिल ही नहीं है कि वो अपनी एजुकेशन पर प्रॉपर जो है वो फोकस करें। ये तो अपकमिंग इलेक्शंस के अंदर जो है वो फॉरेन पॉलिसी के हवाले से भी बहुत ही हमें मैनिफेस्टो की कमी नजर आती है, लैकिंग है इसके अंदर, कि वो प्रेजेंट इश्यूज जो है नेबरिंग कंट्रीज के साथ उनको कैसे टैकल करेंगे, उनके एजेंडा के अंदर ये चीज शामिल ही नहीं है, ठीक है जी। उसके बाद जो है वो सेंसिबल पॉलिटिकल रोल की बेहद जरूरत है। अब इलेक्शन जाहिर सी बात है नजदीक है, अपकमिंग इलेक्शंस हैं, तो उसके बाद भी हमें पॉलिटिकल रोल की जरूरत है, ताकि एक लीडरशिप हो, एक विजन आए, और उस विजन की बुनियाद पर ही जो फॉरेन पॉलिसी है उसको तश्कील दिया जाए, क्योंकि जो प्रेजेंट सिनेरियो चल रहा है उसको प्रॉपर रिक्वायरमेंट किस चीज़ की है, सेंसिबल पॉलिटिकल रोल की रिक्वायरमेंट है, जिसकी बेस पर ही एक बेहतरीन फॉरेन पॉलिसी तश्कील पाएगी। जब फॉरेन पॉलिसी बेहतर होगी तभी हम अपने मुख्तलिफ मसाइल को हल कर सकते हैं, ठीक है। तो पॉलिसी मेकिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एफिशिएंट होनी चाहिए फॉरेन पॉलिसी आपकी, तभी आप इन चैलेंजेस से जो है वो लड़ सकते हैं, ठीक है। अगर पॉलिटिकल स्क्लेरोसिस की बात करें अगर हम, तो वो भी चैलेंजेस हमें नज़र आते हैं, ठीक है, क्योंकि यही चीज़ें हैं जो कि प्रोग्रेस को रोक रही हैं, ठीक है, अचीवमेंट नहीं होने देती हैं। एफिशिएंट फॉरेन पॉलिसी जो है वो इस यही इन्हीं वजूहात की वजह से जो है वो चैलेंजिंग हुई हुई है, मसले मसाइल का शिकार है, ठीक है। तो रिमोट चांस है सक्सेस की तरफ, अगर पॉलिटिकल जो है वो यही चीज़ें जो मुस्तकिल चलती रहेंगी, सियासी अदम इस्तेहकाम ही रहेगा, तो इस तरीके से जो है वो एक बेहतरीन फॉरेन पॉलिसी तश्कील नहीं पा सकती, और तभी ये तश्कील पाएगी जब यहाँ पर हम तमाम स्टेक होल्डर्स को इसमें एक रिप्रेजेंटेशन देंगे, पब्लिक रिप्रेजेंटेशन भी होगी, और प्रॉपर तरीके से हम अपने इकोनॉमिक चैलेंजेस को टैकल करेंगे, तभी एक इस्तेहकाम कायम हो सकता है पॉलिटिकल लेवल पर भी, इकोनॉमिक लेवल पर भी, और तभी हम इन तमाम चीज़ों से बाहर निकल सकते हैं। तो इसलिए पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी को मजबूत बुनियादों पर उस्तवार करना बेहद ज़रूरी है, ठीक है जी। तो करंट अफेयर के हवाले से, पाकिस्तान अफेयर के हवाले से आप इसको यूज़ कर सकते हैं, और ये था इसका एनालिसिस। अगर आप लोगों को ये पसंद आया तो काइंडली इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।